गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। और आज है 22 फरवरी दोस्तों। आज का वीडियो बहुत शानदार और स्पेशल रहने वाला है। इसके दो रीजन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कल मातृभाषा दिवस था 21 फरवरी को, और अपनी मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी, जिसके बारे में बात करेंगे। राजस्थानी जो भाषा है जिसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम के साथ साथ अपनी मातृभूमि के बारे में जानने का भी अपने को मौका मिलेगा। दूसरा दोस्तों, आप सभी के लिए 15 मैंने MCQ सेट किए हैं। करंट अफेयर्स के 15 क्विज रहने वाले हैं इस क्लास के अंदर। आप देख के मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको क्विज वगैरह कैसे लगे, ठीक है। स्वागत है अपनी क्लास में सारा रू क्या है? स्वागत है अपनी क्लास में राजस्थानी भाषा के अंदर। और ये मोटिवेशन जो कोट है, ये आज मोटिवेशन कोट नहीं है, ये राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल करने के लिए सभी राजस्थानियों की पुकार है एक तरह से कि मायड़ भाषा लाडली जन जन कंठा हार। मायड़ भाषा लाडली जन जन कंठा हार, लाखा लाखा मोल है गाँव मंगला चाट, वो दिन बेगो आवसी दे मानता राज, पल पल गास्या गीतड़ा दुनो हसी काज। जिस तरह का यदि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर लिया जाता है तो ये सारे राजस्थानी बोल रहे हैं कि यदि हम वो दिन बेगो आईसी जिद दे मान्यता राज, जब यदि हमें राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? पल पल गास्या गीतड़ा, हमारा काम भी है वो दुगुनो हो जैसी। ये सारे राजस्थानियों का कहना है, ठीक है। तो मैं भी अपील करता हूँ, और जल्दी ही सरकार भी क्या है कि सरकार पे, राज्य सरकार पे जब प्रेशर वगैरह पड़ेगा तो ज़रूर क्या है कि बिल पास करके केंद्र सरकार के पास में भेजेगी, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया जाएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। 2003 के आसपास जो राज्य सरकार के द्वारा बिल भेजा गया था, केंद्र सरकार के द्वारा भी क्या है कि उसको लेके राजस्थानी भाषा और भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल करने को लेके एक क्या कमेटी गठित की थी, महापात्रा कमेटी गठित की थी। और महापात्रा कमेटी ने भी बोला था कि राजस्थानी भाषा और भोजपुरी भाषा है उसको वो सारी क्राइटेरिया को पूरा करता है जो एक 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल भाषा है, ठीक है। तो इनको भी क्या है कि शामिल किया जाए। लेकिन फिर क्या है कि ठंडे बस्ते के अंदर पड़ गया था, तो वापस क्या है कि सरकार के द्वारा, यदि राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है तो इतने कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस है, तो सबसे पहले याद रखिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान ने टाला क्यों? ये भाई संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर चाचू बोल रहे हैं कि राजस्थान ने टालो क्यों, हारी जुबान पे तालो क्यों। मारी जुबान है, मारी जुबान पे क्या कि तालो क्यों लगाओ, ये केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहा है, ठीक है। तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। और अधिकांश विद्वानों के अनुसार राजस्थानी भाषा है उसका विकास मध्य देशीय प्राकृत शोर सोनी से हुआ है। तो याद रखना, शोर सोनी प्राकृत भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। अगला फैक्ट, राजस्थानी भाषा के विकास का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड कब था? 1650 से लेकर 1850 के बीच में राजस्थानी भाषा के रूप में। और भारत के अंदर ज़्यादातर जितनी भी स्थानीय बोलियां हैं, चाहे भोजपुरी हो गई, ये सारी की सारी 1650 के बाद में ही क्या है कि विकसित हुई थी, ठीक है। राजस्थानी भाषा मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के अंदर बोली जाती है, लेकिन आपको गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, साथ साथ में पाकिस्तान का जो पंजाब का प्रांत है जिसमें बहावलपुर हो गया और मुल्तान के जो क्षेत्र है, और सिंध थारपर के जिला है जो पाकिस्तान अपने जो बॉर्डर के टच वाला जो एरिया है, वहाँ भी क्या है कि राजस्थानी भाषा बोली जाती है। तो ऐसा नहीं है केवल राजस्थान के अंदर ही राजस्थानी भाषा बोली जाती है, पंजाब गुजरात के साथ साथ में क्या है कि पाकिस्तान के अंदर भी क्या है कि राजस्थानी भाषा बोली जाती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, सबसे पहले राजस्थानी भाषा के बारे में भाषाई सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज ए गेर्सन के द्वारा। इस महानुभाव के द्वारा राजस्थानी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र का एक वितरण है, वो भाषाई वितरण का प्रारूप वगैरह है, वो सर्वेक्षण किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश है वो राजस्थानी भाषा का है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखना। जिसको लिखा किसने? डॉक्टर सीताराम लालस के द्वारा। डॉक्टर सीताराम लालस है उसके द्वारा
राजस्थानी हिंदी वरदकोश का निर्माण किया गया था, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा शब्दकोश है, किसी भी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश है। इसके अंदर लगभग 2 लाख के आसपास वर्ड हैं दोस्तों, राजस्थानी भाषा के शब्द वगैरह का 2 लाख के आसपास। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? सीताराम लालस के द्वारा। ठीक है, अगला राजस्थान के राजस्थानी है वो नागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। कौन सी लिपि के अंदर? नागरी लिपि के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो राजस्थानी भाषा है वो सिंधी लिपि के अंदर लिखी जाती है। वैसे देवनागरी लिपि है। ठीक है, और ये राजस्थानी सारी की सारी क्या है कि उपबोली है। ठीक है, राजस्थानी भाषा की उपबोली कौन कौन सी है? मारवाड़ी है, वो लगभग ज़्यादा है क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग 4.5 करोड़ के आसपास लोग हैं, वो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। हाड़ौती बोली, मेवाड़ी, ढूंढानी, सेकावटी, बागड़ी, बंजारा और मेवाती, ये सारी की सारी राजस्थान की उपभाषाएं लगभग 8 के आसपास है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो सेकावटी, ये मारवाड़ी, ये अलग बोली भाषा नहीं है, ये राजस्थानी भाषा के ही उपनाम है। ठीक है, उपभाषा के तौर पे। ठीक है, अगला प्राचीन काल के अंदर राजस्थानी भाषा को मरु भाषा के नाम से कहा जाए। किस नाम से? प्राचीन काल के अंदर इसका नाम क्या था? मरु भाषा। और कालांतर में इसको डिंगल कहा जाने लगा। जो वंश भास्कर है, सूर्यमल मिश्रण है, उसके द्वारा वंश भास्कर लिखी गई थी, उसके अंदर भी क्या है कि राजस्थानी भाषा का बार बार जिक्र किया गया है। और प्राचीन काल के अंदर राजस्थानी भाषा को मरु भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है कि डिंगल के नाम से, डिंगल जो पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान है, उसमें क्या है कि इस भाषा को डिंगल के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या है कि धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान के बाद में, जैसे पृथ्वीराज चौहान आए थे, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान है, उसमें राजस्थानी भाषा को पिंगल के नाम से, डिंगल पिंगल में यही अंतर है। तो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की, जबकि क्या कि पूर्वी राजस्थान है उसको पिंगल भाषा के रूप। ठीक है, अगला दोस्तों, भारतीय साहित्य अकादमी और यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसने राजस्थानी को एक अलग भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, साहित्य अकादमी के द्वारा, भारतीय जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 भाषाओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साहित्य पुरस्कार है वो 24 भाषाओं के अंदर प्रदान किए जाते हैं। 22 अपनी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को, और 2 और है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। इस तरह 24 भाषाओं का हर साल साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाता है। और आपको मैं भी बताने वाला हूँ 2021 का राजस्थानी भाषा के अंदर केंद्रीय साहित्य पुरस्कार जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया था, वो मिठेश नागोई को दिया गया है। ठीक है, मिठेश नागरोई, ये याद रखना दोस्तों। 2021 का राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो मिठेश नागरोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के साहित्य अकादमी के द्वारा भी अलग भाषा की पहचान दिलाई, यूजीसी के द्वारा भी क्या कि इसको भाषा के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का में पहला उपन्यास, राजस्थानी भाषा के अंदर पहला उपन्यास है वो कनक सुंदरी था। रट लीजिए, कनक सुंदरी राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है। दूसरा, पहला नाटक कौन सा था भाई? केसर विलास। केसर विलास राजस्थानी भाषा के अंदर पहला नाटक था। और पहली फिल्म कौन सी है? नजराणो। नजराणो पहली फिल्म, पहला नाटक केसर विलास, और पहला उपन्यास राजस्थानी भाषा के अंदर कनक सुंदरी। तो ये सारे के सारे फैक्ट है, आप याद रखोगे दोस्तों। ठीक है, राजस्थानी के अंदर कितनी बोलियां हैं? लगभग 73 बोलियों के आसपास, 73 बोलियां हैं वो राजस्थानी भाषा के अंदर आते हैं दोस्तों। हिंदी, इनमें भी इतनी बोलियां नहीं आती। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर। और राजस्थानी भाषा के अंदर कितने भाई? वर्तमान के अंदर 10 करोड़ लोग हैं वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो एक जनभाषा को इतने लोग बोलते हैं 10 करोड़ के आसपास। ठीक है, जो विश्व के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 16वें स्थान पे राजस्थानी बोलने वाले लोग हैं ना, 10 करोड़ लोग हैं, तो 16वें स्थान पे हैं राजस्थानी भाषा के अंदर। भारत के अंदर देखोगे लगभग 6ठे स्थान पे है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से जनभाषा के तौर पे, इसलिए राजभाषा घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को राज्य सरकार के द्वारा निर्देश देना चाहिए कि हमारी राजस्थानी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। ठीक है, अगला दोस्तों, राजस्थानी को संवैधानिक दर्जे का इंतजार वगैरह है। क्यों? क्योंकि मांग लगातार उठ रही है। और अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति, ये एक समिति याद रखिए, अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति है जो संघर्ष कर रही है राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। और उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन से? राजेंद्र सिंह भारट, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। ठीक है, राजस्थानी मुंडिया लिपि के अंदर लिखी जाती है। इनके द्वारा ये बोला गया है कि राजस्थानी है वो मुंडिया लिपि के अंदर लिखी जाती है। पंजाबी, देवनागरी सहित कई अन्य लिपियों मुंडिया लिपि से ही बनी। ठीक है, तो एक और फैक्ट मिल गया अपने को, इतना नॉलेज था कि राजस्थानी भाषा है वो देवनागरी और नागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है, लेकिन
इस देवनागरी लिपि से पहले मुंडिया लिपि थी, जो सारी भाषाओं का विकास है मुंडिया लिपि के माध्यम से हुआ है। तो ये भी याद रखें, राजस्थानी भी क्या है कि मुंडिया लिपि के अंदर लिखी जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा नेपाली, सिंधी, इनको भी क्या है कि 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया, जबकि राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया। बिल तैयार है लेकिन पेश नहीं किया गया। देखो 2003 के अंदर विधानसभा के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था और केंद्र सरकार को भेज दिया गया था, और केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की थी महापात्रा के नाम से, ठीक है। और उस कमेटी ने भी बोला था आप राजस्थानी भाषा को दर्जा दे दीजिए, लेकिन बिल क्या है कि तैयार कर लिया गया था, लेकिन पेश करने आज तक क्या है कि वो पेश नहीं किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा बिल भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन संसद के अंदर आज तक उस बिल को पेश नहीं किया गया। और लगातार अपने क्या है कि एक बार एक वाकया भी हुआ था, अर्जुन सिंह मेघवाल हैं, जो सांसद हैं, जिन्होंने क्या कि अभी के लोकसभा के अंदर जब शपथ ले रहे थे राजस्थानी भाषा के अंदर, तो उनको रोक दिया गया था, क्योंकि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। यदि शामिल किया जाता है तो बहुत एक तो क्या अलग पहचान मिलती है, ऊपर से क्या है कि 21 भाषाओं के अंदर 22 भाषाओं के अंदर शामिल हो जाती है। और साहित्य क्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, हर क्षेत्र के अंदर क्या है कि राजस्थानी भाषा को, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर भी क्या है कि राजस्थानी भाषा को शामिल कर लिया जाएगा। अगला दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा के क्विज वगैरह बताइए मेरे को। पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे निकट है पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी किलोमीटर है भाई? 1070 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और राजस्थान के 4 जिले हैं वो पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। चारों जिले हैं वो 3 तो यहाँ दे रखे हैं, एक जैसलमेर है। हनुमानगढ़ की सीमा नहीं लगती दोस्तों, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है, लगभग कितनी लगती है? 464 किलोमीटर के आसपास लगती है। और सबसे कम जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो बीकानेर की लगती है, ठीक है। तो पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सबसे निकट स्थित कौन सा है भाई? श्री गंगानगर ही है ना। अगला दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अभय सिंह है, उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें फूल महल का निर्माण किया था। आइए मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर फूल महल का निर्माण है महाराजा अभय सिंह के द्वारा 1724 के अंदर करवाया गया था, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग है उसको जोधपुर की चिड़ियाटुंग पहाड़ी यानी पंचेटिया जो पर्वत है उस पर स्थित है। तो कौन से पर्वत पर स्थित है? पंचेटिया पर्वत पर चिड़ियाटुंग की पहाड़ी है। त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर के अंदर है, जबकि चिड़ियाटुंग पहाड़ी है वो जोधपुर के अंदर है। वहीं पे क्या है कि मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। जोधपुर किले का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के द्वारा 1459 के अंदर करवाया गया था। तो एक और अपने को क्वेश्चन मिल गया कि जोधपुर के संस्थापक कौन थे? राव जोधा, और उनके द्वारा ही मेहरानगढ़ किले का निर्माण किया गया था। चिड़ियाटुंग की पहाड़ी पे मोर की आकृति होने के कारण इस किले को मोर ध्वज के नाम से जाना जाता है। और गढ़ चिंतामणि, ये तीनों के तीनों उपनाम है मेहरानगढ़ दुर्ग के। कौन कौन से? मयूर ध्वज, मोर ध्वज और गढ़ चिंतामणि। दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट है, आपका रिवीजन हो रहा है और आप बैकग्राउंड के साथ आपको बता रहा हूँ, तो आप याद रखना, ठीक है। अगला दोस्तों, दत्ता बने जयपुर के आईजी, ठीक है। आईपीएस क्या कि उमेश चंद्र दत्ता, किसको? उमेश चंद्र दत्ता है, उसको जयपुर रेंज की आईजी बनाया गया, ठीक है। आईपीएस संजय कुमार सोत्रे हैं, जिनको कह के आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे। आरपीएससी के कितने चेयरमैन बनेंगे? ठीक है, जो 38वां चेयरमैन है वो हाल ही के अंदर संजय कुमार सोत्रे बने, ठीक है। ये याद रखोगे, ये पहले जयपुर के आईजी थे तो पोस्ट खाली हो गई और उनकी जगह पे संजय कुमार सोत्रे की जगह उमेश चंद्र दत्ता को जयपुर की आईजी पोस्ट पे तैनात किया गया है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक और अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, इसको याद रखोगे, ठीक है। अगला दोस्तों, पहली बार मेला ढोते मिली अलवर की उषा है, उसको क्या है कि उसकी कहानी के बारे में बताया गया। एक तरह की क्या है कि भास्कर के अंदर ये कहानी प्रकाशित हुई है। 2003 के अंदर अलवर के अंदर ये मेला ढोती हुई उषा चौमड़ है, ठीक है, जो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, तो बिंदेश्वर पाठक है वो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। और वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है भाई? ये जो आप देख रहे हो उषा चौमड़ है, ये सुलभ इंटरनेशनल की वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं, जबकि फाउंडर बिंदेश्वर पाठक है, ये भी आप याद रखोगे। और ये सुलभ इंटरनेशनल है, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करते हैं। जो मेला ढोने वाली जो प्रथाएं वगैरह है उसके खिलाफ क्या कि लड़ने, इस तरह की कुप्रथा वगैरह उसको लड़ने के विरुद्ध काम करते हैं। और ये जो उषा चौमड़ है, इनके द्वारा 2015 के अंदर पीएम मोदी से मिली थी और सफाईगिरी अवार्ड मिला था, ठीक है, राजस्थान के अलवर की है। और 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जबकि ये बिंदेश्वर जो पाठक है उनको पद्म भूषण से सम्मानित है। और 2021 के अंदर उषा
चौमड़ है उसको पद्मश्री से नवाजा गया था दोस्तों। कोई भी काम छोटा नहीं था, ठीक है। सहजता जैसा एक इतना प्यारा काम रहता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह अपन क्या कि एक तरह से क्या खुशहाली अपने आसपास क्या कि रख सकते हैं स्वच्छता से, एक स्वच्छता से क्या कि, ठीक है। तो आप इनको ही देख लीजिए, 2003 के अंदर खुद मेला वगैरह उठाती थी, आज 2021 के अंदर राष्ट्रपति के पास में क्या कि पद्मश्री जैसा भारत का प्रतिष्ठित सम्मान है वो मिला है, ठीक है। अगला, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के श्याम सुंदर क्या कि स्वामी, तो ये याद रखोगे। सबसे पहले ये याद रखिए कि दुबई के अंदर आयोजित होगी वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप है, वो कहाँ आयोजित होगी? दुबई के अंदर। ये यूएई जो यूनाइटेड क्या कि अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, तो वहाँ पे दुबई शहर के अंदर वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित होगी, तो ये याद रखोगे। उसके अंदर राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी हैं वो भाग लेंगे, ठीक है। यही क्वालिफाई कर पाए थे। तो श्याम सुंदर ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये याद रखिए तीरंदाजी से, ठीक है। और ये वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसमें भाग ले रहे हैं जो दुबई के अंदर आयोजित होगी। अगला दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी जो वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसमें भाग लेने वाले, ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? पहला क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे भाई? ये ओमान के अंदर नहीं है दोस्तों, ये यूएई के अंदर है, ठीक है। अगला दोस्तों, हाल ही के अंदर जोधपुर की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो जोधपुर की जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जेएनयू, उसके नए कुलपति के तौर पे डॉक्टर श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। 3 साल के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। और डॉक्टर क्या कि सुधीर भंडारी है उसको RUHS जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, उसके 5 साल के लिए डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों के दोनों अपॉइंटमेंट याद रखिए। जेएनयू के कुलपति डॉक्टर श्रीवास्तव, जबकि RUHS है जो जयपुर की, उसका डॉक्टर सुधीर भंडारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जयपुर के उमेश कुमार क्या दत्ता है उनको जयपुर का IG बनाया गया। राजस्थान किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान का जो किसान आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 2011 के अंदर, 21 नवंबर 2011 को राजस्थान किसान आयोग की स्थापना की गई थी। और वर्तमान के अंदर इसका अध्यक्ष है, हाल ही के अंदर किसको बनाया गया है? महादेव सिंह खंडेला है, उसको राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और राजस्थान किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नारायण सिंह चौधरी ये राजस्थान के किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप याद रखोगे। अगला, राजस्थान सरकार के द्वारा गठित कुमाऊं कमेटी है वो किससे संबंधित है? आज गहलोत साहब है, इनके द्वारा कल RS मेंस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो उसके अंदर ये लिखित के अंदर स्टेटमेंट जारी किया गया था कि कुमाऊं कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक एग्जाम है वो टाइम पर कंडक्ट करवाई जाएगी। तो कुमाऊं कमेटी है वो किससे संबंधित है? ये रीट पर जो भर्ती हुई थी, आप मेरे को ये जरूर बताना कि जो गड़बड़ वगैरह हुई थी उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, उसका नाम क्या है? समय पे परीक्षा, टाइम पर क्या कि परीक्षा वगैरह कंडक्ट कराना। और RPSC का जो टाइम टेबल है, परीक्षाओं से संबंधित जो भी RPSC का टाइम टेबल है उसको सारा का सारा निर्धारण है किसके द्वारा किया जा रहा है? कुमाऊं कमेटी के द्वारा, ठीक है। अगला दोस्तों, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 निम्न में से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में निम्न में से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो शेरशाह मूवी को दोस्तों सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड का दर्जा दिया गया है। अगला फिर एक क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का क्या अवार्ड प्रदान किया गया है? तो रणवीर सिंह, जो फिल्म 83 कपिल देव पे थी दोस्तों, ठीक है, विश्व कप जीता था भारत ने, तो उस पे थी रणवीर सिंह। और कीर्ति सेनन जिनके द्वारा मिमी, तो बेस्ट एक्टर कौन था? बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन को दिया गया, ठीक है, ये याद रखोगे। अगला दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आर्थिक विकास संस्थान है उसके नए निदेशक के तौर पे निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो चेतन घाटे हैं, उसको आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है?
तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूपीआई का नाम हो गया दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो ये यूपीआई की फुल फॉर्म है। और भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो नेपाल, ठीक है। प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच के अंदर 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है साकिब उल गनी है जो प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच के अंदर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी के अंदर डेब्यू मैच के अंदर दोनों पारियों के अंदर शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी के रूप में अंडर 19 के जो कप्तान थे यस, ठीक है, यस, इन्होंने क्या कि लगातार रणजी के अंदर जो पहला मैच था इनका और दोनों पारियों के अंदर शतक लगाए। अगला विश्व पेंगोलिन दिवस है, निम्न में से किस दिन मनाए जाते हैं? तो फरवरी के तीसरे शनिवार है, उसको विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पेंगोलिन के एक डे है, वो फरवरी के तीसरे शनिवार है, उसको मनाया जाता है हर साल दोस्तों। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। और आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, है ना। अपना परिवार बढ़ाओ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।